की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज रात ही सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे और आज रात ही वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के बाद आज रात अपना दौरा अधूरा छोड़कर 2 दिन के दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब थे, लेकिन आज रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है और आप इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के विदेश दौरे को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात ही वापस लौट रहे हैं। ये दौरा 2 दिन के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अपने दौरे को वापस आधे में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। यहां आने से पहले उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारी ली थी, मृतकों के लिए संवेदनाएं प्रकट की थी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आज रात को ही वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा आधे में छोड़कर वापस आ रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस लौट आएंगे। ये दौरा 2 दिन का प्रस्तावित दौरा था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और घटना यहां पहलगाम से सामने आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के जिस तरह से दोस्ताना संबंध रहे हैं, सऊदी अरब भी समझेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हिंदुस्तान में होने की जरूरत है और इसीलिए वो अपना दौरा आधे में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ जाएंगे और कितनी बड़ी डेवलपमेंट इसे माना जाए कि एक प्रस्तावित विदेश दौरा अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस आ रहे हैं? देखिए, उनके ट्रिप में ये पहला ही ऐसा रहा है। उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा करना पड़ रहा है जब किसी फॉरेन ट्रिप पे वो हो और दौरे को बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़े। और समझा भी जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आहत होंगे और उनको ये समझ में आ रहा होगा जल्द से जल्द देश पहुंचे, ताकि यहाँ पे जो भी जरूरत हो सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग वगैरह, वो सब सारा अपडेट जल्द से जल्द लेके आगे जो कुछ भी निर्देश दिया जाना हो वो देते रहे और दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में देश के लोगों के साथ रहे। और इसी लिहाज से अभी जो डिनर आयोजन किया गया था सऊदी अरब के द्वारा पीएम मोदी के सम्मान में, उस डिनर में भी नहीं गए वो और कल सुबह वो वहां से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे। जबकि पहले का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से कल शाम तक उनको यहाँ पे आना था, लेकिन जैसे ये घटना हुई, ये आतंकी घटना, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सऊदी अरब में होने के बावजूद भारत से अपडेट लेते रहे, निर्देश देते रहे। गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना होइए आप। और इस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा जो था वो आधे अधूरे में छोड़ के कल सुबह यहाँ पे वापस पहुंच जाएंगे वो। पवन जी, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल का यह पहला विदेश दौरा है जिसमें वो आधा छोड़कर वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उनके इस दौरे को अधूरा छोड़ना, रिश्ते बेहतर हैं, शायद वो स्थिति को समझ रहे होंगे। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आतंकवाद के मसले पे सऊदी अरब सबसे मुखर समर्थकों में रहा है भारत के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी कि इस्लाम का एंगल दे के और सऊदी अरब को भारत से दूर किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा ही 2 टूक शब्दों में इनकार किया और आतंकवाद पे भारत के साथ खड़े रहे। बल्कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो किया जाता है उस मामले को लेकर भी सऊदी अरब अपनी चिंता भारत के साथ उसी रूप में साझा करता है और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम की बात कही जाती है जिससे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जैसी चीजें भारत में ना होने पाए, और इस तरह के दौरे भी कुछ हुए हैं। तो सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते इतने शानदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर बात कर लें तो तीसरी बार हो गए हैं। उससे पहले के जो 7 दशक थे, भारतीय प्रधानमंत्री की कुल 3 यात्रा हुई थी और इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल में ऑलरेडी 3 दौरा ये सऊदी अरब का कर चुके हैं। और ये बताता है कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता
इस प्रकार से एक नए डायमेंशन पे पहुंच चुका है पीएम मोदी के कार्यकाल में। और वहां पे दौरे को बीच में छोड़ के आने से कोई समस्या ऐसी बात है नहीं। सऊदी अरब खुद बहुत आहत है इस प्रकार की आतंकी घटना के बारे में जानकर। बिल्कुल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। ये 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहला वो मौका है जब उन्हें अपना ये दौरा बीच में छोड़कर आना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां इस वक्त भारत में होना कितनी बड़ी प्राथमिकता है। वो लगातार गृह मंत्री के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने ही गृह मंत्री को श्रीनगर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की है। पहलगाम में हुए हमले पर इंडियन आर्मी ने भी एक बयान जारी किया है। आर्मी ने पहलगाम हमले को कायराना हरकत बताया है। आर्मी ने कहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों और लोकल लोगों को निशाना बनाया। हमले के फौरन बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर बैरसन, पहलगाम, अनंतनाग के इलाकों में घेराबंदी की। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमित शाह दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे। अमित शाह ने यहां 2 बड़ी बैठकें की है। पहली बैठक जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ हुई। उसके बाद अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह खुद आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने का सर्च अभियान और उनके खात्मे के लिए लाइन ऑफ एक्शन के साथ पूरी प्लानिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि आज रात ही बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और खुद अमित शाह अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मंजूर मीर पहलगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मंजूर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं उसमें कौन कौन मौजूद हैं और इस बैठक से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए पवन, अमित शाह का श्रीनगर पहुंचते ही एक हाई लेवल बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। और उसके बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें पहलगाम इंसिडेंट को डिस्कस किया गया है। और ये साफ तौर से कहा गया है कि इस मीटिंग में कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पिछले 5 सालों में अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई है। लेकिन पूरे कश्मीर में इस हमले का विरोध किया जा रहा है। और पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में ये देखा जा रहा है कि कल ग्रैंड मुफ्ती जो कश्मीर के हैं और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, जिनके इशारे पर पूरा कश्मीर चलता था, आज वही मिलिटेंटों के इस हमले के खिलाफ कल कश्मीर बंद की काल का ऐलान करते हैं। कश्मीर के लोगों से उन्होंने कल अपील की है कि कश्मीर कल बंद होना चाहिए और इसका समर्थन पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी किया है। तो पहली बार किसी मिलिटेंट हमले के खिलाफ जो है कश्मीर में बंद बुलाया गया है और कश्मीर बार एसोसिएशन ने भी इस बंद का ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के हालात किस तरह से बदल गए हैं, किस तरह की हवा चल रही है। लोग चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, शांति हो, और यही कारण है कि आज जो पहलगाम में इतना बड़ा मिलिटेंट अटैक हुआ, पूरे कश्मीर में इसका विरोध किया गया। युवा आज सड़कों पर निकले, कैंडल विरोध चल रहा है, हवा बदली है। अब की बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार हमले के निशाने पर पर्यटक थे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह के एक्शन की उम्मीद की जाए, खास तौर पर तब जब खुद आर्मी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या इस वक्त भी कॉर्डन जारी है? क्या सर्च जारी है? क्या अपडेट है आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर? पवन, इस समय मल्टीपल एजेंसी जो हैं वो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके साथ ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें 15 कोर के कोर कमांडर, उसके अलावा जो डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर हैं
और स्टेट आईबी, स्टेशन हेड आईबी के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। इसके बाद ये दिशा और दशा इसकी तय होगी, लेकिन हालांकि क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस बेसारन एरिया को, और ये रोडहेड से करीबन 40 मिनट की ऊंचाई पर है और ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, और उसके ठीक ऊपर पहाड़ है जहां पर जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक कि इन्हीं पहाड़ों के अंदर अलग अलग ढोग हैं और इन्हीं ढोग को एक्सप्लॉइट करते हुए आतंकी छुपे हुए हैं और इसका अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए आधुनिक इक्विपमेंट के तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं और साथ में जो ड्रोन है उनकी मदद से नाइट विजन डिवाइसेस के साथ इस समय ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस और साथ में पैरा कमांडोज, उसके अलावा जो क्यूआरटी की टीम है वो मौजूद है। क्योंकि ये एरिया टूरिस्ट प्लेस है इसीलिए यहाँ पर फौज का प्रेजेंस कम था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सीआरपीएफ का प्रेजेंस नीचे के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए क्विक रिएक्शन के तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ भी ऊपर पहाड़ियों के ऊपर मौजूद हैं और ये एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक हैं। अगर ये जानकारी मिलती है तो उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि सोचे समझे तरीके से इस अटैक को प्लान किया गया है, कायराना हरकत को प्लान किया गया है, इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले की रैकी की गई, करीबन 2 से 3 बार रैकी की गई और इनसाइडर का रोल होने की संभावना है। इसी वजह से जो पैरेलल टीम है वो इसकी जांच कर रही है। एनआईए कल मॉर्निंग में वहां पहुंच जाएगी। जो सीक्वेंस है करीबन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर जो अगले 10 से 15 मिनट थे जब ये आतंकी वहाँ पर थे, उन्होंने भीड़ से महिलाओं और बच्चों को अलग किया और सभी जितने भी पुरुष थे उनको एक साथ इकट्ठा करके उन पर फायर किया और उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछा, आधार कार्ड पूछा, उनकी आइडेंटिटी पूछी, धर्म पूछा और फिर उसके बाद उन पर हमला किया। तो इन सभी का सीक्वेंस नोट करते हुए एनआईए इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी। आने वाले दिनों में ऑफिशियली एनआईए इसकी जांच करेगी। लेकिन अगले 24 घंटे इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन तो जारी होगा, लेकिन इन पहाड़ों पर चढ़ना और आतंकी जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए एक बड़ा लंबा ऑपरेशन किया जाएगा और इसी वजह से इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पवन, मनीष, एक सवाल ये कि पहला ये हमला नजर आ रहा है जिसमें टारगेटेड किलिंग की गई है, बाकायदा धर्म पूछा गया है, पहचान पूछी गई है, इसको किस तौर पर देखा जाए? क्योंकि अभी तक जितने भी हमले हुए वो सिविलियंस, खास तौर पर टूरिस्ट पर फोकस नहीं थे। ये क्या बताता है, क्या बदल गया है? पवन अभी तक जो आतंकी थे वो एक अनसेड, आप ये समझ लीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी टूरिस्ट को निशाना उन्होंने 2019 के बाद कभी नहीं बनाया था और इसने बड़े पैमाने पर किसी टूरिस्ट स्पॉट को, क्योंकि अंडर थ्रेट जरूर था, स्कैनर के तहत इनपुट जरूर मिल रहे थे, लेकिन जानकारी कभी नहीं थी। पुलवामा अटैक के बाद ये पहला ऐसा बड़ा हमला है जिसमें 26 लोगों से पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उनका आधार कार्ड देखा गया, महिलाओं और बच्चों को जो उनके साथ थे उनको हटा के फिर उसके बाद टारगेटेड किलिंग की गई। अभी तक साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग हो रही थी वो नॉन लोकल्स और लोकल्स के बीच का एक डिस्क्रिमिनेशन था। उसके साथ साथ वो जो टारगेट किलिंग कर रहे थे उसमें से हिंदू ढूंढ रहे थे, तो करीबन 2 से 4 या 5 की संख्या में था मैक्सिमम, एक साथ 7 मैक्सिमम, लेकिन ये 26 का आंकड़ा है और इंजर्ड जो इस समय हॉस्पिटल के अंदर हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर है, तो हो सकता है संभवतः ये आंकड़ा और बढ़े। तो इसी वजह से इसको देखते हुए कहीं से भी इसमें कोताही नहीं बरती जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। और एक और बात जो हमें जानकारी मिली है कि इस समय आर्मी कमांडर, भारतीय सेना के चीफ, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूरी एक तफसील रिपोर्ट दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और वही रिपोर्ट साझा की गई थी अमित शाह के साथ भी और साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक होगा और टारगेट किलिंग के तौर पर ये पूरे जो इस समय वैली की शांति थी उसको भंग करने की तैयारी है। पवन, एक और बात हमें याद रखना होगा, आपने बात किया हुर्रियत या बाकी और तंजीमों का, लेकिन आप ये समझिए कि पहलगांव एक क्योंकि टूरिस्ट हब है, उसके अलावा उसका असर श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में पड़ता है और पूरी इकॉनमी उस पर बेस्ड है। आज जैसे ही अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही कैंडल मार्च लेकर पहलगांव के ही जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो रोड पर निकले और वो आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे और भारत की जयगाथा और जयघोष करते हुए इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। आप तो समझ लीजिए कि इस समय फिजा जरूर बदली हुई है, लेकिन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए इस समय ऑपरेशन जारी है। पवन, बिल्कुल, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने हमलावर थे और क्या ये फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट भी हो सकते हैं? पवन, इसकी
पूरी पुष्टि जो है हमारे पास है इस समय, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं जो खुद ग्राउंड पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया, देखा, यहाँ तक कि जो विक्टिम एक हैं जिनके गले में गोली लगी है क्योंकि अभी उनकी हालत स्थिर है, उनसे बात भी की, और जो बाकी जो जिनको इंजर्ड थे उनसे भी बात की। तो उनके द्वारा ये पता लगा कि करीबन 2 से 3 की संख्या में, आप ये समझ लीजिए कि 3 की संख्या में आतंकी थे, उनके पास अपने वेपन थे और कोई भी वो अपने साथ पिट्ठू बैग लेकर नहीं आए थे। और उसके बाद उन्होंने जब फायर शुरू कर दिया, फायर करने के बाद वहाँ पे महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा जो महिला और बच्चे हैं उनको साइड करने के बाद जो वहाँ पे पुरुष थे उनका दुर्व्यवहार किया, आपत्तिजनक कुछ वीडियोस भी हैं वो सामने आया। तो उस दौरान ये करीबन 3 की संख्या में बताया गया है और ये तीनों अलग अलग साइड से फायर कर रहे थे। मतलब एक ने इंगेज किया जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, जो मैगी पॉइंट है इस पूरे एरिया का, और यहाँ पे करीबन 50 से 60 की संख्या में लोग बैठे हुए। जी बिल्कुल मनीष, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें 2 आतंकी हमला करते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो काफी दूर से शूट किया गया है जिसमें आतंकवादी शूट करते हुए आपको पहली बार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त यह सबसे अहम वीडियो है जो हर किसी को देखना चाहिए, जिसमें वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा वीडियो है, चीख चिल्लाहट यहां पर सुनाई दे रही है और गोलियों की आवाज जो अभी तक क्लियर नहीं था कि कितने हमलावर थे। इस वीडियो में 2 हमलावर नजर आ रहे हैं। आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई वहां लोग जमीन पर लेट गए। यहां 2 लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम गेम है। बेहद डरावनी तस्वीरें, पर्यटकों की चीख चिल्लाहट और उसके अलावा गोलियों की गूंज। ये शांत घाटी आज उस वक्त गोलियों की गूंज से कांपने लगी जब 2 आतंकवादी यहां नजर आ रहे हैं। यहां शायद एक टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है जबकि 2 हमलावर देखे जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे बताया कि हमलावर पुलिस की वर्दी में थे और एक अहम जानकारी हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने भी दी कि उनके पास पिट्ठू बैग नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि वो आसपास किसी ठिकाने से आए थे, उनके पास राशन या बाकी कोई चीजें नहीं थी, सिर्फ हमला करने के लिए AK-47 राइफल थी। पुलिस की वर्दी में 2 लोग आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, 2 से 3 आतंकवादी। और ये अभी तक जो तस्वीरें सामने आई उसमें सबसे बड़ी और अहम तस्वीर है। इसमें आप आतंकवादियों को भागते हुए देख सकते हैं। कितना बड़ा ये मैदान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सामने जो आप पीला टेंट देख रहे हैं वो मैगी पॉइंट है जहां पर बैठकर ये सैलानी भोजन कर रहे थे और वहीं पर जाकर हमला किया गया है। खाली कुर्सियां यहां दिखाई दे रही हैं और जरा आवाज ऊपर कीजिए। हम अपने सहयोगी मंजूर मीर की मदद लेना चाहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी यहां पर कश्मीरी भाषा में क्या बोल रहे हैं। उमर वो ताजुद्दे यार चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम गेम है। तो देखिए आपने जिस तरीके से बहुत अहम विजुअल हमारे पास आया है, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद यहां पर बने हुए हैं। मनीष, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, 2 आतंकवादी इसमें हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और गोलियों की आवाज भी सुनी जा रही है। आतंकवादी पुलिस की वर्दी में है। और क्या जानकारी आपके पास? पवन, इस वीडियो के बारे में हम आपको बता दें, ये वीडियो करीबन 2:40 के लगभग शूट किया गया है और ये जो लोकल वहाँ पे दुकानदार थे और उसके अलावा जो घोड़े वाले ऊपर जाते हैं वहाँ पे सैलानियों को लेकर, उन्होंने ये शूट किया था। और ये वीडियो हमें अब से कुछ देर पहले पुलिस के एक सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने भेजा, और वो इसलिए भेजा ताकि सिम्बॉलिकली हम ये समझ सकें कि उस दौरान जब ये आतंकी अटैक कर रहे थे तो 3 अलग अलग पैच में एक एक करके 3 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। पहला आतंकी जो कि आपको नीला एक
पूरा कर्टन दिखाई दे रहा होगा जहां पे एक साथ 3 से 4 दुकानें हैं और 50 से 60 कुर्सियां रखी हुई हैं। दरअसल वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो तितर बितर हुए और उनको एक साथ लाकर इकट्ठा किया आतंकियों ने। दूसरा आतंकी उधर से भागता हुआ दिखाई दे रहा है और एक आपको राउंड एक बीच में बीचों बीच पैच दिखाई दे रहा होगा जहां पे ऐसा दिख रहा है कि करीबन एक साथ 20 से 30 की संख्या में जो लोग हैं जो कि वहां टूरिस्ट थे वो आके बैठे हुए हैं। यानी वो लोग थे जो हमें बताया गया कि जब महिलाओं और बच्चों को अलग किया गया तो उसके बाद जो लोग थे उनको वहां पर जो पुरुष थे वहां पे उनको बिठाया गया और उनसे पूछा गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनका आइडेंटिफिकेशन पूछा गया, उनसे आधार कार्ड लिया गया, ये पूछा गया कि आप कहां गए थे, किधर गए थे, और उसके बाद यहां पे फायर शुरू किया। तीसरा एक और इसमें बहुत अहम बात है क्योंकि जो मेन एंट्री है जहां पे एक आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, उस गेट के पास एक जो सर्कुलर बॉल होती है जो इवेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसके पीछे भी आपको लोग छुपे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये करीबन 200 मीटर दूर से 200 से 300 मीटर दूरी पे एक ऊपर टॉप हेड एरिया है। इस पूरे मिनी स्विट्जरलैंड आप इसे कह लीजिए, बेनेसर कह लीजिए, उसके ठीक ऊपर का एरिया वहां से छुप के बनाया गया है क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट पे नहीं था आतंकियों के, इसीलिए वीडियो बन पाया और उसके बाद ये वीडियो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को दिया वहां के लोगों ने ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके। जिस तरीके का हम आपको बता रहे थे अब से कुछ देर पहले कि ये जो 3 आतंकी बिल्कुल स्पॉट हो रहे हैं 2 से 3 में और वो फायर करते हुए आ रहे हैं और एक साथ जो फायर की आवाज है वो भी दिखाई दे रही है। ये जो आखिरी राउंड थे फायर के, जब उन्होंने फायर करना शुरू किया और ये फायर जब किया तो जो महिलाएं वहां पे थी काफी तेज चिल्लाने लग गई, काफी रोने लग गई। उन्होंने यहां तक कि आतंकियों को इस बात को भी कहा, जो वहां पे स्थानीय लोग जो आई विटनेस है जो बता रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर कि आपने हमारे पति को मार दिया है, आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने उनको अलग कर दिया लेकिन लगातार बर्बरता के साथ फायरिंग की और यहां तक कि कुछ लोगों ने डॉज करने की कोशिश भी की कि हम मुस्लिम हैं, तो उनके कपड़े भी अनड्रेस करने की ऐसी बातें कही जा रही हैं सोर्सेस के द्वारा। तो ये अब सीक्वेंस को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और तस्वीर के माध्यम से जो बात हम जिसका जिक्र कर रहे थे आज दोपहर 3 बजे से इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को दिखाया था, दरअसल उसको ये एस्टैब्लिश करता हुआ ये पूरा वीडियो है जो कि बताता है कि आतंक के नाम पर ये जो कश्मीरियत के खिलाफ, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा ये 26 परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो इस समय सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश आतंकियों की है। उसके मनीष, एक सवाल ये इस वीडियो में जो बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि शॉल उन्होंने ओढ़े हुए हैं, हमलावरों ने शॉल ओढ़े हैं। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उनके पिट्ठू बैग नहीं थे क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आते हैं अक्सर उनके पास पिट्ठू बैग मिलते हैं। ये 2 बड़े विजुअल संकेत हैं, इनके क्या मायने समझे जाएं? पवन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से काफी दूर है और ये कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। इसके इनपुट्स लगातार इस बात को के मिल रहे थे कि करीबन 40 से 45 की संख्या में जो इस समय फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो अलग अलग टाइम पर इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं वो वारदात कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट इसका था या नहीं ये भी एनालिसिस का विषय है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक ये बिल्कुल पुख्ता तौर पर थी कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, पहले से आतंकी यहाँ पर आए थे, इसके आसपास का एरिया कोई भी LOC का नहीं है और उसके दूसरी तरफ डोडा और किश्तवाड़ का जो एरिया कनेक्ट होता है पहाड़ का वो काफी दूर है। अब इन्होंने शॉल ओढ़ रखा था, शॉल इसलिए ओढ़ रखा था क्योंकि ताकि वेपन को ये बिल्कुल कंसील कर सके यानी छुपा सके, ताकि किसी को भी व्यक्ति को जब ये नीचे आ रहे थे पहाड़ से तो उसको पता ना लग पाए कि इनके पास वेपन भी है, क्योंकि वेपन के अंदर जो करीबन 1 से 2 मैगजीन इंटैक्ट थी। इसका मतलब ये है कि 30 राउंड एक मैगजीन के अंदर यानी 30 से 30 कुल मिला के 60 राउंड 50 से ऊपर राउंड इन लोगों ने फायर किया, जिसमें स्टील बुलेट और AK-47 की बुलेट थी जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये है और इसी जानकारी दे रहे हैं कि स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया, हथियारों को छिपाने के लिए शॉल का इस्तेमाल किया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट है, दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। टूरिस्ट प्लेसेस पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग करके बाकायदा तस्वीर। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब मुंबई की तस्वीरें देखिए। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद मुंबई में भी चौकसी बढ़ाई गई है, स्क्रूटनी बढ़ाई गई है, बैरिकेड लगाकर जांच की जा रही है और महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर पुलिस को अलर्ट रखा गया है और जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।
क्योंकि एक पैटर्न दिखाई दिया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला किया गया था, भीड़भाड़ वाले इलाकों पर अब पुलिस को और ज्यादा अलर्ट लेने के लिए कहा गया है। और इसके बाद जरा देखिए, दिल्ली, मुंबई, अखनूर, अनंतनाग, कटरा, पहलगाम, श्रीनगर और उज्जैन, यानी देश के अलग अलग इलाकों में पहलगाम की घटना के बाद अब अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर की खासतौर पर हम बात करें तो अखनूर, अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम, कटरा, यहां पर बाकायदा तलाशी ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अलग अलग इलाकों पर नाकेबंदी कर उसके बाद वहां से वाहनों को गुजरने की अनुमति है। जबकि दिल्ली, मुंबई और उज्जैन जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, वहां पर पुलिस को अलर्ट किया गया है। उज्जैन आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर पुलिस आपको गश्त करती नजर आएगी। दिल्ली में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग पर जांच की जा रही है। तो हमारे सहयोगी मंजूर मीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मंजूर, जिस तरीके से मनीष ने जानकारी दी किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, यह हमला अपने आप में श्रीनगर घाटी में होने वाला पहला ऐसा हमला है जिसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और यह पहला ऐसा हमला है जिसकी हर पॉलिटिकल आउटफिट, चाहे वो अलगाववादी ही क्यों ना हो, वो निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, मिलिटेंसी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक टूरिस्टों पे माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी टूरिस्टों पर हमले किए गए हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इसकी निंदा जो है पूरे कश्मीर में की जा रही है। खासकर कश्मीर के युवा जो है वो आज सड़कों पर दिखे हैं, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि हंदवारा, बारामुल्ला, श्रीनगर, हर जगह पर जो है लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं कि ये निहत्ते लोग थे। टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की शान है, उनसे रोज़गार चलता है जब वो कश्मीर आते हैं। ये कश्मीर का एक बैकबोन माना जाता है टूरिज़्म कश्मीर के लिए। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि कश्मीर में जब मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी तो टूरिज़्म पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो कश्मीर में बड़े ऑपरेशंस किए गए, हिंसा में बेहद कमी देखने को मिली, उसी को देखते हुए पर्यटक एक बार फिर जो है कश्मीर का रुख करने लगे थे। लास्ट ईयर की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके थे, लेकिन इस बार ये उम्मीद जो थी उससे कहीं बढ़कर थी और पहले से ही मार्च के महीने से ही पर्यटकों का रश जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा था। प्रतिदिन करीबन 20 से 30 हज़ार लोग पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो कश्मीर के खूबसूरत डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ का रुख कर रहे थे। पहलगाम एक ऐसी जगह है जो सबसे खूबसूरत जगह समर्स के लिए मानी जाती है। यहाँ कहीं टूरिस्ट पॉइंट्स है, बाइसरन है जहाँ पर ये हमला हुआ, पास में बेताब वैली है, लेदर रिवर है, तो ये पर्यटकों की पहली पसंद है और यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। इस पूरे इलाके की रेकी की गई है। मिलिटेंटों ने पहले ही इस जगह को चुना कि कहां से हम इस हमले को अंजाम दे सकते हैं और उसके बाद किस रास्ते से फरार होना है, क्योंकि ये एक जंगल का एरिया भी है, बाइसरन का जो इलाका है और काफ़ी टफ टेरेन है वहां पे, और उसी को देखते हुए मिलिटेंटों ने उस जगह को चुना क्योंकि उस जगह पर सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ रहती है, जो वहाँ पर खाने पीने का सामान भी मुहैया होता है। मंजूर साहब, एक सवाल ये बनता है कि इससे पहले जो भी सिविलियंस पर अटैक हुए वो धार्मिक यात्रा पे थे, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो या फिर भोले शंकर की यात्रा हो, लेकिन पहली बार कश्मीर में जो घूमने वाले टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया है। जब यह जानकारी सामने आई तो किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आ रही है? आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर ट्रंप आतंकी हमले को लेकर पहले ही निंदा कर चुके हैं और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संवाद करेंगे, बात होगी उनके बीच, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर आज वापस लौट रहे हैं और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बात करने से पहले निंदा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इस आतंकी हमले के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और अब जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फोन पर बात करेंगे, संवाद होगा। तो बड़ी जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, इसके काफी कुछ अहम मायने हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि धार्मिक यात्राओं पर तो हमले हुए हैं, लेकिन पहली बार कश्मीर घाटी में घूमने गए टूरिस्ट से धर्म पूछा गया है। पवन, आपको ध्यान होगा जब अमरनाथ यात्रा के टाइम पर अटैक किया गया था तो वो एक बस थी, उसके ऊपर अटैक किया गया था जिसमें इंजरीज और कैजुअल्टी का नंबर अलग था। लेकिन इस बार सोचे समझे तरीके से इस पूरे एरिया को चुना गया और चुनने के बाद पहलगाम को टारगेट किया गया। उसकी वजह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग ओवरग्राउंड वर्कर्स या सिंपथाइजर्स के आड़ में वहाँ पे छुपे हुए हैं। इनको लॉजिस्टिक और बाकी सारी सहूलियतें यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। हालांकि जो मनी ट्रेल है उसे ब्रेक किया गया एनआईए के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको यहाँ पर मदद मिल रही थी। अब ऐसे में सोचे समझे तरीके से आप इसमें देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के यहाँ पर हैं, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने बयान दिया, भारत के खिलाफ बयान दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की अपने आतंकी संगठनों को कि ताकि जल्द से जल्द वो कुछ करें। एलओसी सीज फायर है लेकिन उसके बावजूद उसे एक्टिवेट किया, वहाँ पर सीज फायर वायलेशन हुआ और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई। तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि हिंटरलैंड पर आतंकी हमले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसी वजह से जब ये पहलगाम के अंदर अटैक हुआ तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि आतंकी टूरिस्ट हब, क्योंकि वो कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरी की बात करते हैं, लेकिन ना तो कश्मीर को समझ पाए और ना ही कश्मीरियत को, और इसीलिए यहाँ पे इकॉनमी पूरी तरीके से टूरिस्टों से चलती है और इससे इसका असर ये होगा कि कई सारी कैंसिलेशन होंगी और कई सारा इसका असर पूरे देश का जो इकॉनमी का सीधा असर है वो जम्मू कश्मीर पे दिखाई देगा। अब ऐसे में आतंकियों ने पहले महिलाओं को अलग किया और सोचे समझे तरीके से उनसे पूछा कि आपका धर्म क्या है, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने, जो हमें जानकारी मिली है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, डॉच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम इस धर्म से नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, और उस दौरान उन्होंने अव्यवहार भी किया, दुर्व्यवहार किया आतंकियों ने उन लोगों के साथ, और फिर उसके बाद उनको शॉट किया। तो ये जो तस्वीरें हैं उसमें भी आप देखेंगे तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको अब इवैल्यूएट किया जा रहा है पूरी तरीके से। जो आतंकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका हो या उनके हैंडलर हो या फिर जो इनको यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, इन सभी के क्रैकडाउन के लिए अब काम तेज कर दिया है ताकि जल्द से जल्द हो। पवन, इस समय रात का वक्त है, इसीलिए रात के वक्त जो ऑपरेशंस की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो आप तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके चारों तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा है। डेंस फॉरेस्ट में अगर आपके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी है या फिर आपके पास ड्रोन भी है, उसके बाद भी आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन होती है, और जो मून की मूवमेंट है यानी चांद की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से भी ऑपरेशन होता है। तो इसीलिए इस समय आतंकियों को ढूंढना, उनको निकालना और उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करना, ये इस समय की प्राथमिकता है। और जो हमें सोर्सेस के द्वारा पता लगा है, अमित शाह ने भी, होम मिनिस्टर ने ये बात को क्लियर किया है कि जिसने भी ये काम किया है, जिसने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करना है, उसकी जो पूरी चेन है उसको एक्सपोज करना है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। मनीष, एक सवाल हम आपसे जरा समझने चाहते हैं, क्योंकि आप इस इलाके में अक्सर जाते रहते हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट नियरेस्ट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से कितनी दूर है और इस बात की कितनी संभावना है कि उस इलाके से नजदीक कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, और कितना वक्त लगा होगा पुलिस को इस स्थान पर पहुंचने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर? पवन, आप डेमोग्राफी के हिसाब से समझ लीजिए, ये जो जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बेसरा का बुग्याल एरिया है। बुग्याल मतलब एक पहाड़ों के ऊपर एक फ्लैट एरिया है और इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इवॉल्व करते हुए, जैसे बेताब वैली है ठीक उसी तरीके से इसे इवॉल्व किया गया। यहाँ से मतलब रोड हेड से ऊपर तक चढ़ने के लिए घोड़े के द्वारा जाया जाता है और करीबन 40 मिनट का वक्त घुड़सवार जब घोड़े वाला व्यक्ति लेकर जाता है तो उसको लगता है। उसके साथ साथ ऊपर जो एक दो सिक्योरिटी के तौर पर जो मेन गेट है वहाँ पर जो एसडीपीओ या फिर उनके होमगार्ड्स हैं
उनकी तैनाती होती है। लेकिन जो मेन बेस है जिसमें सीआरपीएफ का 116 बटालियन है, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एक चौकी है और पोस्ट है वो नीचे की तरफ है, पहलगांव के मेन सेंटर की तरफ। वहां से यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 मिनट्स का बफर टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप पैर से जा रहे हैं तो मतलब पैरों से बाय फुट जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। चूंकि चारों तरफ ये डेंस फॉरेस्ट है और इसमें जब फायरिंग हो रही है, जो हमारे बाकी लोगों से बात हुई, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वहां पर जो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, क्विक रिस्पॉन्डर के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ के जो 116 बटालियन के जवान हैं वो ऊपर पहुंचे और फिर उन्होंने जो लोगों को इवैक्यूएट करने शुरू किया। पवन, एक और बात जो बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे ऑपरेशन के तहत एक लेफ्टिनेंट रैंक जो भारतीय नौसेना का ऑफिसर था वो वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन एक आर्मी के ऑफिसर थे जो अपने परिवार के साथ वहाँ पर गए थे, विक्टर फोर्स में ही वो तैनात हैं। उन्होंने जब देखा ये फायरिंग हो रही है, उन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई। उनको कहा कि आप पीछे की तरफ आइए, आड़ लीजिए। आड़ लेने के बाद उनको पीछे एक एक करके वो पीछे की तरफ इवैक्यूएट किया। तो ये एक ऑफिसर की सूझबूझ थी, क्योंकि वो उस समय अकेले थे, वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने एक एक करके सबको बाहर निकाला। अब बात फिर से इस एरिया की और एरिया के साथ साथ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की। जो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि ये सिविल एरिया है, यहाँ पर एक सिविल एरिया के तौर पर यहाँ पे फौज का प्रेजेंस इतना नहीं है, यानी इंडियन आर्मी का प्रेजेंस नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की दूरी जो आप समझ लीजिए इस स्पॉट से करीबन 20 से 25 मिनट पीछे की थी। तो इसीलिए क्विक रिस्पॉन्डर के तौर पर वो पहुंच तो गए, लेकिन वक्त लगा होगा क्विक रिस्पॉन्डर्स को पहुंचने में। मनीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, उन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत गहरा जंगल है, उसके बीच में यह बुग्याल है। ऐसे जंगलों में हमलावरों को ढूंढना और एलिमिनेट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी और कितने बड़े एरिया को कॉर्डन करना आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस की प्राइमरी कंसिडरेशन होगी। पवन, मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझा दूं इसी एरिया के बारे में। पहलगांव का एरिया डेंस फॉरेस्ट एरिया है। पहलगांव और अनंतनाग का एक्सेस जो है, आप कई लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर हो रहे थे कि अनंतनाग का एरिया कहीं वही आतंकी जो डोडा किश्तवाड़ की तरफ थे उन्हीं की मूवमेंट तो नहीं है। तो दरअसल ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डोडा किश्तवाड़ जो अनंतनाग को कनेक्ट करता है वो अलग एक्सेस है। पहलगांव का ये वाला एक्सेस पूरी तरीके से अलग है, यानी आतंकी और साथ में जो फौज है उसके बीच में 20 मिनट का जो बफर टाइम था, दरअसल उसका फायदा उठाते हुए ऊपर की तरफ चले गए। और जब एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तब, और उसके बाद करीबन 2 से 3 घंटे बाद, यानी करीबन 2:30 पे ये घटना घटी, और फिर उसके बाद 5 और 5:30 बजे के बाद, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, वहाँ पर अंधेरा होने लगा। और इस समय चुनौती इस बात की है कि विजिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो आपको मेरी 5 मीटर पे विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है। यूएवीज, आप ड्रोन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी आप समझ लीजिए, लेकिन नेचर के आगे यहाँ पे फेल दिखाई देती है। इसलिए नाइट विजन डिवाइसेस के साथ स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को इस समय टॉप ऑफ द वैली, यानी इस पूरे एरिया के ऊपर जो है पहाड़ों को सर्च करने के लिए लगाया गया है। ढोग हैं, हाइडआउट्स बहुत सारे हैं इन एरिया में, नेचुरल केव्स बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से अब ये तैयारी की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन चुनौती है नाइट विजन डिवाइस की, क्योंकि उसे देखना, आतंकी उस समय अपनी ऊपर की पोजीशन पे है, उनको मालूम है मूवमेंट कहाँ से हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज अलग अलग मूवमेंट के तौर पर है। हमें एग्जैक्टली ये भी पता है कि कौन कौन सी टीम इसमें लगी हुई है पवन, लेकिन सिक्योरिटी कारणों से हम ये नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर बता दें कि इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स, उसके अलावा जम्मू कश्मीर की एसओजी और मनीष, बिल्कुल आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी हमले पर बहुत बड़ी खबर यह है कि पहले आतंकियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा, आतंकियों ने कुछ पुरुषों की पैंट उतरवाई, यह भी जानकारी सामने आ रही है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया कि कहीं वो मुस्लिम तो नहीं, और जब कंफर्मेशन हुआ कि वो हिंदू हैं, उसके बाद गोली मारी गई। ये बहुत ही ग्रूसम जानकारी, भयावह जानकारी सामने आ रही है, जिसमें धर्म को निर्धारित करने के लिए पुरुषों के चेकिंग की गई। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। अतुल, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? देखो पवन, देखिए जो जानकारी अभी हमें जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने दी है कि जिस तरीके से पहलगांव में ये घटना हुई, क्योंकि जो हिंदू लोग थे वो काफी डर गए थे। लगातार ये पूछा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो भी गैर मुस्लिम हो
उनको गोली मार दी जाए। तो जब सब लोग लाइन में लगे हुए थे, उनको गोली मारी जा रही थी, कुछ लोगों से पूछा गया कि आखिर वो किस धर्म से है, तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम बताया। जब इन टेररिस्ट को ये कंफर्म हुआ, ये शक हुआ कि ये लोग जो है वो हिंदू हो सकते हैं, तो बकायदा उनको अपनी जो पैंट है वो उतरवाने के लिए बोला गया। और जब ये कंफर्म किया गया कि ये लोग मुस्लिम नहीं है बल्कि ये लोग हिंदू हैं, तब इनको बकायदा गोली मारी गई, ऐसा जो है हमें वो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितनी ये जो बर्बर जो घटना है वो इन आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि लगातार ये लोग ये कंफर्म कर रहे थे कि ये लोग गैर मुस्लिम हो, उन्हीं को गोली मारी जाए। और जब कुछ हिंदू लोग जो इसके अंदर डर गए या उनको ये लगा कि उनको गोली मारी जा सकती है, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो लोग मुस्लिम हैं, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और जब उसके बाद भी जब आतंकवादियों को इसके ऊपर कोई शक हुआ, सुबह हुआ, तो उनके बाद उनको बकायदा पैंट उतारने के लिए बोला गया। और उसके बाद यह कंफर्म किया गया कि ये लोग हिंदू हैं, और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। और इसकी पुष्टि पवन ये है कि कई वीडियोस के अंदर या कई फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों के शव रखे हुए हैं उनकी बकायदा जो पैंट्स हैं वो भी नीचे उतरी हुई है। तो बकायदा ये जो हमें जानकारी दी जा रही है कि बकायदा इन टेररिस्ट ने ये कंफर्म किया कि ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदू है, और उसके बाद उनको गोली मारी गई। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी है वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। बकायदा वो ये चेक कर रहे थे कि कौन लोग इसमें गैर मुस्लिम है, उनको मार दिया जाए। और जब इस तरीके की जानकारी सामने आई कि कुछ लोग जो है वो अपने आप को इसमें जो है वो इस वक्त जो अतुल जानकारी दे रहे हैं वो बहुत विचलित करने वाली है। धर्म को निर्धारित करने के लिए पेंट उतरवाई गई और बहुत से शव जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं उनके शरीर पर पेंट नहीं थी, जो हिंदू था उसे गोली मार दी गई।